नमस्कार। शासन व्यवस्था का एक दिलचस्प सवाल अक्सर उठता है। क्या न्यायपालिका का काम सिर्फ बने हुए कानूनों की व्याख्या करना है, या कभी-कभी उसे आगे बढ़कर नागरिकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय भूमिका भी निभानी पड़ती है? यहीं पर बात आती है न्यायिक सक्रियता की। जुडिशियल एक्टिविज्म, ये शब्द सुनने में शायद थोड़ा भारी लगे, पर इसका मतलब सीधा है। हाँ, न्यायपालिका की वो सक्रिय भूमिका जिससे वो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में न्याय को बढ़ावा देती है। बिल्कुल। ये अवधारणा अमेरिका में 1947 के आसपास उभरी थी और भारत में जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस पी.एन. भगवती जैसे बड़े न्यायविदों के योगदान से 1970 के दशक के मध्य में इसने जड़ें जमाई। बिल्कुल। और देखिए, सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सक्रियता क्यों होती है, इसके मायने क्या हैं और इसका संतुलन कैसे बनता है। आज हम इसी न्यायिक सक्रियता, इसके पीछे के कारणों और जनहित याचिका यानी PIL से इसके गहरे रिश्ते और इसके विपरीत सिद्धांत न्यायिक संयम पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए इस अवधारणा को थोड़ा और खोलते हैं। न्यायिक सक्रियता को समझने के भी कई नजरिए हैं ना। एक तरफ इसे न्यायाधीशों द्वारा स्थापित कानूनी दायरों से आगे बढ़कर समाज की जो बदलती जरूरतें हैं उनके हिसाब से नई सामाजिक नीतियों के पक्ष में फैसले लेने की प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है। कुछ लोग इसे सामाजिक इंजीनियरिंग भी कह देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर अक्सर ये सवाल उठता है कि क्या ये विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में दखल अंदाजी है। दूसरी तरफ इसे व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा या उन्हें विस्तार देने के एक ज़रूरी कदम की तरह भी देखा जाता है, खासकर तब जब मौजूदा कानून या उसकी व्याख्या अपर्याप्त लगती है। तो संक्षेप में कहें तो ये न्यायपालिका द्वारा न्याय तक पहुंच आसान बनाने और समाज पर व्यापक असर डालने वाले मुद्दों पर विचार करने के लिए नए रास्ते खोजने की एक प्रक्रिया है, कह सकते हैं। और आपने जनहित याचिका PIL का जिक्र किया। इसका न्यायिक सक्रियता से क्या सीधा संबंध है? कैसे जुड़े हैं ये? बहुत गहरा संबंध है। असल में भारत में ये जो जनहित याचिका का उदय हुआ, उसका विकास हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता का ही एक नतीजा है। हम कह सकते हैं कि PIL न्यायिक सक्रियता का सबसे जाना माना और शायद सबसे प्रभावी रूप है। इसी के जरिए वो जो पारंपरिक लोकस स्टैंडी का नियम था, हाँ, लोकस स्टैंडी, कि सिर्फ पीड़ित व्यक्ति ही अदालत जा सकता है, उसको उदार बनाया गया और समाज के वंचित वर्गों या ऐसे मुद्दों को आवाज मिली जो पहले शायद अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अच्छा, तो ये पारंपरिक नियमों से हटकर न्याय देने का एक तरीका हुआ। लेकिन एक और शब्द है जो अक्सर साथ में सुनने को मिलता है, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। क्या ये और न्यायिक सक्रियता एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, ये जुड़ाव जरूर है, पर देखिए फर्क भी है। न्यायिक समीक्षा वो न्यायपालिका की एक बुनियादी शक्ति है जिससे वो किसी कानून या सरकारी कार्रवाई की संवैधानिकता की जांच करती है। अच्छा, अगर कोई कानून या आदेश संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो अदालत उसे रद्द कर सकती है। ये संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने का मुख्य साधन है। ठीक है, ये तो मूल शक्ति हुई। हाँ, मूल शक्ति। अब न्यायिक सक्रियता को कई बार न्यायिक समीक्षा का ही एक विस्तार माना जाता है, खासकर तब जब अदालतें सिर्फ कानून को सही या गलत ठहराने तक सीमित न रहकर वो नीतिगत मामलों में दखल देती हैं या अपनी नीतिगत प्राथमिकताएं जाहिर करती हैं। जब अदालत स्थापित व्याख्याओं से आगे जाकर सामाजिक न्याय के लिए कानून की नई व्याख्या करती है या निर्देश जारी करती है, तब न्यायिक समीक्षा का वो रूप न्यायिक सक्रियता कहलाने लगता है। आलोचक अक्सर न्यायपालिका की इसी बढ़ी हुई भूमिका को सक्रियता का नाम दे देते हैं। समझ गई। तो समीक्षा मूल शक्ति है और सक्रियता उसका एक विशेष, ज्यादा मुखर रूप हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यायपालिका को ऐसी सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? आखिर अदालतें क्यों विधायिका या कार्यपालिका के माने जाने वाले क्षेत्र में कदम रखती हैं? अच्छा सवाल है। इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। शायद सबसे बड़ा कारण ये है कि जब सरकार के दूसरे अंग यानी विधायिका और कार्यपालिका अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा पाते, हो सकता है कानून बनाने में देरी हो या बने हुए कानूनों को लागू करने में कोताही हो, ऐसी स्थिति में एक खालीपन सा बन जाता है ना?
बिल्कुल। और उस खालीपन को भरने के लिए या कहिए नागरिकों के घटते भरोसे को संभालने के लिए न्यायपालिका को आगे आना पड़ सकता है। दूसरा, नागरिक खुद भी अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यायपालिका को एक उम्मीद की आखिरी किरण की तरह देखते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। इससे न्यायपालिका पर भी एक तरह का दबाव बनता है कि वो पीड़ितों की मदद करे। और क्या कारण हो सकते हैं? क्या जजों की अपनी भी कोई भूमिका होती है इसमें? हाँ, एक कारण है न्यायिक उत्साह। मतलब कुछ न्यायाधीशों की व्यक्तिगत इच्छा शक्ति कि वो बदलते समय के साथ सामाजिक सुधारों में योगदान दें। ये प्रवृत्ति जनहित याचिकाओं को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देती है। फिर एक स्थिति होती है विधायी शून्यता की, लेजिस्लेटिव वैक्यूम। विधायी शून्यता मतलब ऐसे मुद्दे जिन पर कोई स्पष्ट कानून मौजूद ही नहीं है। जैसे आप देखिए, पर्यावरण संरक्षण या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे मामले थे। शुरुआती दौर में अदालतों ने ही दिशा निर्देश जारी किए क्योंकि कोई स्पष्ट कानून था ही नहीं। ओह अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अदालतें कानून की कमी को भी एक तरह से पूरा कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल। और कभी-कभी तो भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान, खासकर मौलिक अधिकार, वो इतने व्यापक हैं कि उनकी व्याख्या करते हुए न्यायपालिका को सक्रिय भूमिका निभाने की गुंजाइश मिल जाती है। इसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियां भी भूमिका निभाती हैं। जैसे अगर त्रिशंकु विधायिका हो, हंग लेजिस्लेचर जिसे कहते हैं, उसके कारण सरकार कमजोर और अस्थिर हो, तो वो कड़े फैसले लेने से बच सकती है। ऐसे में न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि कभी-कभी कार्यपालिका या विधायिका वो जानबूझकर मुश्किल मुद्दे अदालतों की तरफ धकेल देती हैं। क्या ऐसा होता है? ये भी एक पहलू है। बिल्कुल। कभी-कभी सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक जोखिम से बचने के लिए या विवादास्पद मुद्दों पर फैसला टालने के लिए मामलों को कानूनी रंग देकर अदालतों में भेज देते हैं, ताकि जिम्मेदारी न्यायपालिका पर आ जाए। और हाँ, कुछ आलोचक ये भी मानते हैं, हालांकि ये थोड़ा विवादास्पद विचार है, कि कभी-कभी न्यायाधीश भी लोकप्रियता या मीडिया कवरेज की मानवीय इच्छा से प्रभावित होकर ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। समूह भी इसे बढ़ावा देते होंगे। कौन होते हैं ये लोग? निश्चित रूप से। देखिए, कई तरह के सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समूह और एनजीओज न्यायिक सक्रियता को गति देते हैं। इनमें मुख्य रूप से शामिल हैं जैसे मानवाधिकार समूह, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। फिर हैं सामाजिक आर्थिक अधिकार समूह, जो बंधुआ मजदूरी, विस्थापन या भुखमरी जैसे मुद्दों पर लड़ते हैं। पर्यावरण समूह भी बहुत सक्रिय हैं, जो प्रदूषण और पर्यावरण शरण के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, पर्यावरण के मामले तो बहुत आते हैं। बिल्कुल। फिर महिला अधिकार समूह हैं, जो लैंगिक समानता, घरेलू हिंसा और दूसरे लैंगिक मुद्दों पर काम करते हैं। बाल अधिकार समूह हैं, जो बाल श्रम, शिक्षा के अधिकार जैसे मुद्दों को उठाते हैं। इनके अलावा उपभोक्ता अधिकार समूह, कैदियों के अधिकार समूह, आदिवासी अधिकार समूह और यहाँ तक कि वकील संघ भी कई बार जनहित याचिकाओं के जरिए महत्वपूर्ण मुद्दों को अदालत तक ले जाते हैं। अरे वाह! तो ये एक तरह से समाज की आवाज को अदालत तक पहुंचाने का एक जरूरी माध्यम बन गया है। लेकिन जैसा हर शक्तिशाली विचार के साथ होता है, न्यायिक सक्रियता को लेकर कुछ चिंताएं और डर भी स्वाभाविक हैं। ये हमेशा निर्विवाद रूप से सकारात्मक नहीं मानी जाती है ना? हाँ बिल्कुल। न्यायिक सक्रियता अपने साथ कुछ गंभीर चिंताएं भी लेकर आती है, जिन्हें समझना जरूरी है। पहला है वैचारिक भय। क्या न्यायपालिका अपनी संवैधानिक सीमाओं को लांघ रही है? क्या वो विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है? इससे वो जो शक्तियों के पृथक्करण का नाजुक संतुलन है, सेपरेशन ऑफ पावर्स, वो बिगड़ तो नहीं रहा? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ। दूसरा है ज्ञान संबंधी भय। क्या न्यायाधीशों के पास जटिल आर्थिक, वैज्ञानिक या प्रशासनिक मामलों में फैसले लेने के लिए जरूरी विशेषज्ञता होती है? क्या वे नीतिगत फैसलों के दूरगामी परिणामों का सही आकलन कर सकते हैं? ये एक सवाल है। सही बात है, एक्सपर्टीज का मुद्दा। तीसरा है प्रबंधन संबंधी भय। क्या ये जनहित याचिका और नीतिगत मुद्दों में उलझने से अदालतों पर मुकदमों का बोझ और बढ़ रहा है? क्या इससे सामान्य मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है? बैकलॉग तो वैसे ही बहुत है। बिल्कुल। चौथा है वैधता संबंधी भय। अगर अदालतें ऐसे आदेश देती हैं जिन्हें लागू करना मुश्किल हो या जिन्हें कार्यपालिका नजरअंदाज कर दें, तो क्या इससे न्यायपालिका की अपनी साख और अधिकार कमजोर नहीं होंगे? क्या लोगों का विश्वास बना रहेगा? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। पांचवा है लोकतांत्रिक भय। क्या अत्यधिक न्यायिक सक्रियता कहीं ना कहीं
चुनी हुई सरकार और विधायिका की भूमिका को कमजोर कर रही है। क्या ये लोकतंत्र के लिए लंबी अवधि में सही है? हाँ, और एक छठा थोड़ा संवेदनशील व्यक्तिगत पहलू भी है, जिसे कुछ लोग जीवनी संबंधी भय कहते हैं। क्या अत्यधिक सक्रियता दिखाने वाले न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्तियों वगैरह में किसी तरह की मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है? ये एक अटकल है, पर चिंता के रूप में मौजूद है। बाप रे, ये चिंताएं तो वाकई गंभीर हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। इन्हीं चिंताओं के बीच एक विपरीत दर्शन उभरता है, न्यायिक संयम, जुडिशियल रिस्ट्रेंट। ये न्यायिक सक्रियता के बिल्कुल उलट विचार है, जैसा आपने शुरू में बताया था। सही कहा। न्यायिक संयम का सिद्धांत ये कहता है कि न्यायाधीशों को अपनी भूमिका सख्ती से कानून की व्याख्या करने तक ही सीमित रखनी चाहिए। कानून बनाना और नीति तय करना विधायिका और कार्यपालिका का काम है, और न्यायपालिका को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। इस विचार के समर्थक मानते हैं कि न्यायाधीशों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक विचारों या नीतिगत झुकाव को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो ये एक तरह से अपनी सीमाओं को पहचानने और उसमें बने रहने का दर्शन है। हाँ, मतलब लिमिट्स में रहना। हाँ, बिल्कुल। ये दर्शन कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहला, ये माना जाता है कि न्यायपालिका चूंकि गैर निर्वाचित संस्था है, इसलिए उसे लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार और विधायिका के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। दूसरा, संविधान में निहित शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत इसकी मांग करता है। तीसरा, संघवाद, फेडरलिज्म की अवधारणा भी यह अपेक्षा करती है कि अदालतें राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र का सम्मान करें। चौथा, एक व्यवहारिक पहलू ये भी है कि न्यायपालिका अपनी प्रभावशीलता के लिए सार्वजनिक स्वीकृति और विधायिका पर निर्भर है, इसलिए उसे अपनी सीमाएं लांघने से बचना चाहिए। और पांचवा, ये माना जाता है कि अदालत का काम कानून और तर्क पर आधारित है, जबकि राजनीति शक्ति और प्रभाव का खेल है, इसलिए अदालत को राजनीति से यथासंभव दूर रहना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने खुद भी इस संतुलन पर काफी गंभीरता से विचार किया है। ऐसा नहीं है कि अदालतें हमेशा सक्रियता का ही पक्ष लेती हैं। बिल्कुल। दिसंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया था, जिसमें न्यायालय ने न्यायिक संयम बरतने की पुरजोर अपील की थी। कोर्ट ने साफ कहा था कि अदालतों को विधायिका या कार्यपालिका के काम अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अच्छा। उस फैसले की मुख्य बातें क्या थीं, वो समझना जरूरी लगता है। हाँ। उस बेंच ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था। अगर संक्षेप में कहूं तो उनका संदेश था, पहला, न्यायाधीशों को अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए और सरकार चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। न्यायिक सक्रियता के नाम पर संवैधानिक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया जा सकता। दूसरा, न्यायाधीशों में विनम्रता होनी चाहिए, वे सम्राटों की तरफ व्यवहार नहीं कर सकते। तीसरा, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान का आधार है और इसका उल्लंघन खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने मॉन्टेस्क्यू का हवाला देते हुए कहा कि ये चेतावनी आज भारतीय न्यायपालिका के लिए खास तौर पर मौजूद है, क्योंकि उस पर अक्सर दूसरे अंगों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण के आरोप लगते हैं। सही। चौथा, न्यायिक सक्रियता को न्यायिक दुस्साहस नहीं बनना चाहिए, जुडिशियल एडवेंचरिज्म नहीं। पांचवा, अदालतों को प्रशासनिक अधिकारियों की विशेषज्ञता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का ज्ञान अदालतों के पास नहीं होता। ये भी अहम है। छठा, ये तर्क कि दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें करना पड़ रहा है, ये ज्यादा वजन नहीं रखता, क्योंकि यही आरोप तो न्यायपालिका पर भी लग सकता है, जहां सालों से मामले लंबित हैं। हाँ, ये तो है। सातवां, अगर विधायिका या कार्यपालिका काम नहीं कर रही, तो इसका उपाय ये नहीं कि न्यायपालिका उनका काम करे। इसका उपाय जनता के हाथ में है, चुनावों के जरिए या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के जरिए। और अंत में कोर्ट ने कहा कि न्यायिक संयम न सिर्फ शक्तियों के संतुलन को बनाए रखता है, बल्कि ये न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता की भी रक्षा करता है, क्योंकि अगर अदालतें ज्यादा दखल देंगी तो जाहिर है कि फिर राजनेता और जनता भी न्यायाधीशों के काम पर ज्यादा निगरानी की मांग करेंगे। को मानते हुए भी संयम की अहमियत पर जोर। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमने न्यायिक सक्रियता की जरूरत और उसके पीछे के कारणों को समझा, वहीं न्यायिक संयम की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट के विचारों को भी जाना। सिविल सेवा अभ्यर्थी के नजरिए से इसे कैसे देखना चाहिए? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, ये सक्रियता अच्छी है बनाम संयम अच्छा है कि सीधी लड़ाई नहीं है। ये शासन व्यवस्था में एक सतत चलने वाला संतुलन बनाने का प्रयास है। सिविल सेवा के नजरिए से ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों अवधारणाएं संविधान की मूल संरचना, शक्तियों की पृथक्करण, मौलिक अधिकारों की रक्षा और शासन में जवाबदेही जैसे बुनियादी सिद्धांतों से कैसे जुड़ी हैं। शासन के मुद्दों का विश्लेषण करते समय इस द्वंद्व को, इस टेंशन को ध्यान में रखना जरूरी है।
मतलब ये एक डायनामिक मुद्दा है जिसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, ये चलता रहेगा। बिल्कुल। किन परिस्थितियों में सक्रियता जरूरी और जायज है और कहाँ संयम बरतना अनिवार्य है, ये हमेशा संदर्भ पर निर्भर करेगा और बहस का विषय बना रहेगा। भारत जैसे जटिल और तेजी से बदलते समाज में न्यायपालिका की भूमिका स्थिर नहीं रह सकती, वो लगातार विकसित होती रहेगी। जाते जाते एक विचार छोड़े जाते हैं सबके सोचने के लिए। आज के दौर में जहां सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी बदलाव इतनी तेजी से हो रहे हैं, न्यायपालिका अपनी संवैधानिक भूमिका का निर्वहन सबसे बेहतर ढंग से कैसे कर सकती है? क्या उसे सख्ती से संयम का पालन करना चाहिए या जरूरत पड़ने पर न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना चाहिए? और अगर हाँ, तो ये संतुलन साधने वाली महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए? इस सवाल पर विचार करना शासन की गहरी समझ बनाने में यकीनन मददगार होगा।